जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। मतलब जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों का लेवल कैसा रहता है। प्रश्न जो आते हैं वो कठिन होते हैं कि सरल होते हैं। इसके अलावा जो आपके प्रश्न होते हैं वो किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको यह बहुत बड़ा इसमें फायदा हो जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक जानकारी देना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो पहले ही मैं सॉल्व करा चुका हूं, तो वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कंप्यूटर के, रीजनिंग के और जीके जीएस के अभी कुछ बाकी है, तो वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। तो वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको साफ साफ दिख सके। तो ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो। 3 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और आपका थर्ड शिफ्ट का ये पेपर है। और आप सब्जेक्ट में देख सकते हो कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो मैं आपका इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूं, क्योंकि जो न्यू कैंडिडेट है उनको नहीं पता भाई एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका इसमें 50 अंक का जीके जीएस पूछा जाता है, 25 अंक का इसमें रीजनिंग पूछा जाता है, 15 अंक का इसमें मैथ और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो अंक पूछा जाता है वो है आपका जीके जीएस। तो जीके जीएस को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। मैं सारा आपका प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व बिल्कुल आसानी से आपको करा दूंगा और सारे टॉपिक बता दूंगा, तो वैसे ही आप तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता दीजिएगा कि आप किस राज्य से, किस स्टेट से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो। वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों। आपके लिए इतनी मेहनत करके मैं प्रीवियस ईयर के पेपर ला रहा हूं। तो पहला जो आपका प्रश्न बनता है वो है, राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका कौन था? वो है आपका नीरज चोपड़ा। कौन था? नीरज चोपड़ा था, जो कि आपका हाल ही में अभी 86 पॉइंट कुछ पॉइंट पर आपका भाला फेंका है। किसने? नीरज चोपड़ा ने। और उन्होंने आपका गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट है, ठीक है ना। तो आपका दूसरा प्रश्न है, पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है ये आपको बताना है। तो आपका पत्तियों के रंध्रों से जलवाष्प के रूप में जल अणुओं का वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूं, उसमें आपका 10 अंक का, कितना? 10 अंक का मिनिमम आपका करंट अफेयर्स मिला है। इसके अलावा आपका पॉलिटी से आर्टिकल वाले, अनुच्छेद वाले क्वेश्चन आपको 3-4 मिल जाएंगे। मैं आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताया हूं, जितना भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूं, उसमें आपका 10 अंक का तो मिनिमम करंट अफेयर्स है। फिर प्रीवियस ईयर की आपका वो करंट अफेयर्स के बाद फिर आपका अनुच्छेद हो गए, और फिर आपका जैसे त्योहार हो गए, नदी हो गए, सहायक नदी हो गई, और आपके बाधक यंत्र हो गए। यहाँ से आपके प्रश्न बहुत बन रहे हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। और जो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है वो आपको जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का ही पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि आप इसके प्रूफ के तौर पर ले लीजिए कि आपका 2020 में वैकेंसी निकला हुआ था, और उसे 2020 में वैकेंसी निकला था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और दिसंबर 2020 में पेपर हुआ था। तो ये देखिए आपका करंट अफेयर्स उसने अगस्त का पूछा है। तो उसने एक साल के अंदर किया, 1 साल के अंदर का ही उसने करंट अफेयर्स पूछा है। तो आपको 1 साल के अंदर का ही करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ना है। तो अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार लंबी चोंच वाला गिद्ध, जिसे सामान्यतः भारतीय गिद्ध के नाम से जाना जाता है, वह अगस्त 2020 तक ... में सम्मिलित था। तो कौन सी अनुसूची में सम्मिलित था, ये आपको प्रश्न में पूछा गया। तो कौन सी अनुसूची में शामिल था? तो वो आपका अनुसूची 1 में शामिल था। किसमें? अनुसूची 1 में। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न आपका पुस्तक है। पुस्तक से भी आपके 1-2 प्रश्न आपके 100% बन रहे हैं, तो पुस्तक भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न से ही आपका कट ऑफ बनता है। तो ये बस सोचिएगा एक अंक के लिए क्यों पढ़े भाई, एक एक अंक में ही आपका कट ऑफ से बाहर हो जाते हैं, पॉइंट अंक में बाहर हो जाते हैं, एक अंक तो बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मज्म उल बहरी नामक पुस्तक का लेखन किया है? तो किसने किया है, वो कौन से व्यक्ति है, वो है आपका दारा शिकोह। कौन है, दारा शिकोह ने मज्म उल बहरी नामक पुस्तक का लेखन या आपका रचयिता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, देखो पॉलिटी से, भारतीय संविधान केंद्र सरकार को डैश प्रकार की निधियां प्रदान करता है। तो कितने प्रकार की निधियां प्रदान करता है, ये उसने पूछा है। तो भारतीय संविधान केंद्र सरकार को 3 प्रकार की निधियां प्रदान करता है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। पॉलिटी से अगर आप अनुच्छेद मिलाकर बात करो तो आपके 5, 6 या 7 क्वेश्चन आपका पॉलिटी से पूछ लिए जाते हैं, और हिस्ट्री से भी आपके ऐसे 5, 6 या 7 क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्ट्रेटेजी की आपका अलग से है। अगला प्रश्न है, किसी म्यूचुअल फंड निवेश द्वारा उसके आधार सूचकांक से अधिक लाभ अर्जित करने पर दोनों लाभों के बीच का अंतर निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोनों के बीच जब लाभ होगा तो उसका अंतर क्या कहलाता है, ये उसमें प्रश्न में पूछा गया है। तो वो आपका अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है, अल्फा। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका जो है हिस्ट्री से है। तो शुंग राजवंश की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी, ये आपका शुंग वंश का जो संस्थापक वो कौन है, ये आपका प्रश्न में पूछा गया। आसान भाषा में कहें तो शुंग वंश का संस्थापक कौन है? तो वो है आपका पुष्यमित्र। कौन है, पुष्यमित्र। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। आपके जो संस्थापक जैसे मौर्य वंश का संस्थापक, ठीक है ना, आपका यहाँ से आपके प्रश्न बहुत बनते हैं, तो हिस्ट्री में आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न, और जो आपके मकबरे हो गए ना, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं, जो आपकी मीनार हो गई, तो यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, द फायर वर्ड्स ब्लू करुण केशव और द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। तो आपका करुण केशव और सिद्धांत पटनायक द्वारा, किसके द्वारा, करुण केशव और सिद्धांत पटनायक द्वारा लिखित भारत में महिला क्रिकेट का विस्तृत बहुअपेक्षित इतिहास है। तो ऑप्शन 1 आपका वो आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र ... से होकर मूत्राशय में पहुंचता है, जहां उसे संचित किया जाता है। तो कहां पर संचित किया जाता है, ये आपको सभी को पता होगा, और आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे। हाई स्कूल में आपका ये बताया गया है, और आपका इंटरमीडिएट में तो 100% बताया गया है। तो कहां से संचित होता है, ये आपका मूत्र वाहिनी में संचित होता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, नई लोकसभा निर्वाचित होने के उपरांत वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र हेतु निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपका लैम डक, क्या लैम डक प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के इतिहास में फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे है? तो किसे है आपका फील्ड मार्शल का सर्वोच्च पद धारण करने का श्रेय, वो है आपका KM करियप्पा को। किसको? KM करियप्पा को। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आर्मी का जो सर्वोच्च पद होता है फील्ड मार्शल। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल जो कि आपका RPF है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, भारतीय सुरक्षा बल ने सितंबर 2020 में अवैध सॉफ्टवेयर ... का संचालन प्रतिबंधित कर दिया, जिसे संपुष्ट रेलवे आरक्षण में हेरफेर करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो कौन सा सॉफ्टवेयर आपका रेलवे RPF ने बंद कर दिया, वो उसने पूछा है। तो कौन सा सॉफ्टवेयर बंद कर दिया? तो आपका रियल मैंगो नाम का एक सॉफ्टवेयर था। कौन सा? रियल मैंगो नाम का एक सॉफ्टवेयर था, जिसने आपका भारतीय रेलवे सुरक्षा बल यानी आपका जो RPF है उसने बंद कर दिया। तो ऑप्शन 3 आपका रियल मैंगो। अगला प्रश्न है आपका हिस्ट्री से है, शिवाजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा कर आपका वसूल किया जाता था? तो वो है आपका सरदेशमुखी। कौन सा कर था? सरदेशमुखी। इसी को आपका चौथ कर भी बोलते थे। कौन सा कर?
चौथ कर बोलते थे। जो आपका शिवाजी के शासनकाल में, छत्रपति शिवाजी महाराज के शासनकाल में ये आपका कर वसूल किया जाता था। कर या टैक्स जिसे हम बोलते हैं। तो राइट आंसर है सर देशमुखी। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। जकात तो वैसे होगा ही, किसी भी दिमाग में लगा लो, सर देशमुखी आपका राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किसी रचना में डॉट डॉट रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। तो क्या निर्दिष्ट करता है? तो वो आपका हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की रचना में अंतरा रचना के द्वितीय भाग को निर्दिष्ट करता है। किसकी? अंतरा रचना को। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की थी? तो किसने की थी? वो है आपका सर होज रोज ने। आप सीरियल आपका देखे होंगे झांसी की रानी, तब वो एक आता है और देखो आपका नाखून में लोहे का जो नाखून लगा के रखता है, वही बम से मारता है, तो वही उसी का नाम है सर होज रोज, ठीक है ना। सीरियल में बताया गया, ठीक है ना। तो उसी ने आपका झांसी के किले की घेराबंदी की थी 1858 में। तो ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में ब्रह्मदेश शब्द का प्रयोग डैश हेतु किया जाता था। तो किसके लिए किया जाता था? ये आपका ब्रह्मदेश शब्द का प्रयोग भूमि के उपहार के लिए किया जाता था। किसके? भूमि के उपहार। अगला प्रश्न है, महासागरों के अध्ययन से जुड़ा संगठन द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड मिशन ब्लू द्वारा अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह को डॉट डॉट नाम दिया गया। तो क्या नाम दिया गया? उसको हॉप स्पोर्ट नाम दिया गया। क्या दिया गया? हॉप स्पोर्ट्स। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मदिकेरी पर्वतीय स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में है? या जो आपका मदिकेरी पर्वत स्थल है आपका किस राज्य में बना हुआ है या किस राज्य में है, ये उसने पूछा है। तो जो आपका मदिकेरी पर्वत स्थल है ये आपका कर्नाटका राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटका में, जहाँ की राजधानी बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन की रैंक में भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान कौन सा है? तो आपको स्थान बता रहा है फरवरी 2020 के अनुसार, तो उनका स्थान है 9वां स्थान। कौन सा है? 9वां स्थान है, 9वां स्थान। तो ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो जो आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो आपका 1856 कब? 1856 में पारित कर दिया गया था। तो ऑप्शन 2 आपका 1856। अगला प्रश्न है, मंडूक शब्दम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का एक मूल तत्व है? तो कौन सी नृत्य शैली? वो है आपकी कुचिपुड़ी। कौन सी नृत्य शैली का मूल तत्व है? कुचिपुड़ी का। किसका है? कुचिपुड़ी का। जो आपका मोहिनीअट्टम है ये आपका कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है, ठीक है ना। कथकली कहाँ का है? ये भी केरल का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। उड़ीसा कहाँ का है? ये आपका उड़ीसा, जैसे आपको नाम से पता चला तो उड़ीसी ही आपका उड़ीसा का है। और ये जो शास्त्रीय है ये आपका असम का है। और कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश का है। ये आप नोट कर लीजिए, प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं आपने, जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। तो ये आपके बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो आपके 4 ऑप्शन बताए गए हैं, वैसे आपको बता रहा है कौन सा आपका सही है। तो आपका जो श्री हरमंदिर साहिब है जो कि आपका पंजाब में स्थित है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। तो ठीक है, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत नहीं है? सांस्कृतिक विरासत नहीं है, तो कौन सा नहीं है? वो है आपका रानी की बाव या रानी की बावड़ी नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अंगूर के प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो अंगूर में प्रमुख रूप से टार्टरिक, कौन सा?
टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। जो आपका लैक्टिक अम्ल है ये आपका कहीं किस में पाया जाता है, ये आपका दही में पाया जाता है, या माठ, ये प्रश्न भी पूछ लेते हैं कि लैक्टिक अम्ल आपका किस में पाया जाता है, माठ यानी मठा होता है उसमें पाया जाता है, दही में भी आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो आपका अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक, ठीक है ना, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की टोडा जनजाति का एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, नीलगिरी की जो आपकी टोडा जनजाति है उसका जो महत्वपूर्ण पर्व या त्योहार है वो है आपका मोद बेटा। कौन सा है, मोद बेटा, ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी डैश उगाने के लिए आदर्श मानी जाती है। तो जो काली मिट्टी है वो किस फसल के लिए उपयोग में लाई जाती है, किस फसल में सबसे ज्यादा वो आपका उपज देती है, तो वो आपका कपास, किसमें, कपास में सबसे ज्यादा उपज देती है, ठीक है ना। काली मिट्टी जो है सबसे ज्यादा कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। गेहूं, इसके लिए आपका गेहूं के लिए दोमट मिट्टी होना चाहिए, और चावल के लिए भी शायद दोमट ही है, लेकिन आपका आलू है उसके लिए बलुई में दोमट भूमि आपकी सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, डैश भारतीय नागरिकों के लिए खाते का एक प्रकार है जिसके माध्यम से वे शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो कौन सा आपका अकाउंट है, वो है आपका डीमैट अकाउंट के द्वारा वे सूचीबद्ध शेयरों का क्रय विक्रय कर सकते हैं। तो डीमैट खाता या डीमैट अकाउंट। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, हाँ ये था, ये है आपका, थोड़ा जूम कर देते हो, थोड़ा छोटा हो गया था। अगला प्रश्न आपका जो है, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो कौन सा युग्म सही नहीं है, वो है आपका ब्रेबॉर्न, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में, ये आपका गलत है। जो कि आपका ईडन गार्डन है ये आपका कोलकाता में स्थित है, तो भाई ये बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बारामती आपका उड़ीसा में स्थित है, बिल्कुल सही है। मोटेरा गुजरात में स्थित है, ये भी सही है। लेकिन आपका जो ब्रेबॉर्न है जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में बता रहा है, ये आपका गलत है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पैरा एथलीट है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, व्यक्ति को नाम दिए गए, इसमें से बताना कौन एक पैरा एथलीट है। तो वो है आपका दीपा मलिक। कौन है, दीपा मलिक एक पैरा एथलीट है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली एनसीटी हेतु लोकसभा की दो सीटें आवंटित की गई है। तो कितनी सीटें आवंटित की गई है ये आपको बताना है। दिल्ली एनसीटी हेतु वो आपकी 7 सीटें, कितनी, 7 सीटें आवंटित की गई है, 7 सीटें बनाई गई है या 7 सीटें निकाली गई है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने डैश 1946 को सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया था। तो क्या घोषित किया था, यानी मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में घोषित किया था। तो आपका किस दिन घोषित किया था वो उसने पूछा है। तो आपका 16 अगस्त 1946, कब, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई के रूप में दिन घोषित किया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति डैश के महीने में होती है। तो किस महीने होती है, तो भाई ये जून के महीने में होती है ग्रीष्मकालीन संक्रांति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखन E.M. फोस्टर ने किया है। तो वो कौन सी पुस्तक है जिसने आपका लेखक है जो कि E.M. फोस्टर है। तो वो है आपका ए पैसेज टू इंडिया। कौन सी पुस्तक है, ए पैसेज टू इंडिया। तो आपका ऑप्शन 1 राइट हो। अगला प्रश्न है, चांद का रासायनिक प्रतीक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो चांद को आप किस प्रतीक या किस आपका सूत्र से प्रदर्शित करते हैं वो उसने पूछा है। तो आपका चांदी को Ag से, किससे, Ag से आप प्रदर्शित करते हैं, या रासायनिक सूत्र आपका चांदी का Ag है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है, 24 दिसंबर 2019 को कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी के तटों पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए डैश की संकल्पना प्रस्तुत की। तो किसकी संकल्पना प्रस्तुत की, तो अर्थ गंगा, किसकी, अर्थ गंगा की संकल्पना प्रस्तुत की। तो ऑप्शन 1 राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य निगम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी। उसी वर्ष में देश को खाद्यान्न
खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी का सामना करना पड़ा था। तो किस वर्ष की गई थी? तो आपका FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट या डैश और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं जो प्रायः नदी के समुद्र से मिलने के स्थानों पर पाए जाते हैं। तो आपका डैश के स्थान पाया जाएगा नदी के चौड़े मुहाने और उनके आसपास की जलमग्न भूमियां ऐसे जल निकाय होते हैं। तो आपका क्या राइट आंसर होगा? नदी के चौड़े मुहाने। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, नदी के चौड़े मुहाने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट के आर्थिक सर्वेक्षण में थालीनॉमिक्स भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो कहाँ प्रयोग किया, कब से प्रयोग किया जाता है? ये आपका 2019-20 से प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन आपका 4 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखो ये आ गया ना आपका मकबरा, यहाँ क्या बोला कि आपका हिस्ट्री से मकबरा जो आपका स्ट्रेटेजी के मंदिर हो गए, नदी नाली, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिक करंट अफेयर्स के तो आपने खुद देखा। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा डॉट डॉट में स्थित एक सबसे पुरानी मस्जिद है। यह आपका अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? क्या पूछा है उसने? स्थित नहीं है, वो आपका अमरी नहीं है। ठीक है ना, कहाँ पर स्थित नहीं है? गुजरात में स्थित नहीं है, अमरी। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पारसेक निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? तो जो आपका पारसेक है वो आपका लंबाई का मात्रक है। ऑप्शन 1 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना कौन सा युग्म सही नहीं है। तो वो है आपका चंद्रशेखर व्याकरण रमन चिकित्सा, ये आपका गलत है। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका क्या पूछा उसने? सही नहीं है, तो सही आपका ये नहीं है, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। चंद्रशेखर व्याकरण रमन का जो आपको पुरस्कार दिया गया वो चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं दिया गया, तो ऑप्शन 3 आपका राइट होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सितंबर 2020 में डॉट डॉट द्वारा पंच सितारा ग्राम योजना प्रारंभ की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपका भारतीय डाक के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारतीय डाक के द्वारा, इंडियन पोस्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की एक वैधानिक शक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन सी एक वैधानिक शक्ति है राष्ट्रपति की। तो ऑप्शन 4 में पढ़ेंगे, वह प्रत्येक आम चुनाव के उपरांत संसद के प्रथम सत्र के अधिवेशन को संबोधित कर सकते हैं। तो आपका ये आपका वैधानिक शक्ति आपको राष्ट्रपति की रहती है। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, RBI अधिनियम 1934 की डॉट डॉट अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो कौन सी कहा जाता है? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत। किसकी? दूसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। तो ऑप्शन 2 दूसरी। अगला प्रश्न है, आर्टिकल से भारतीय संविधान के डॉट डॉट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया है। तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? वो आपका अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। कौन सा? अनुच्छेद 112। अगला प्रश्न है आपका UNCITRAL का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो जो आपका UNCITRAL है यानी UNCITRAL, इसका जो पूर्ण रूप है वो है आपका यूनाइटेड, कौन सा है? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। क्या है फुल फॉर्म? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। किसका फुल फॉर्म है? ये आपका UNCITRAL का फुल फॉर्म है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? तो कौन सा अधिनियम था? वो था आपका चार्टर अधिनियम 1833। किसके अंतर्गत बनाया गया था? चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत बनाया गया था। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक घटनाव्रत के अंतर्गत दोनों पक्षों में से प्रत्येक के पास वह वस्तुएं होती हैं जिनकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता होती है, अतएव वे बिना किसी मौद्रिक माध्यम के सीधे उन वस्तुओं को परस्पर
आदान प्रदान कर लेते, मतलब आपस में एक दूसरे से ले लेते हैं। तो क्या है, वो है आपका आवश्यकताओं का द्विसंवाद। क्या कहलाता है, आवश्यकताओं का द्विसंवाद। ऑप्शन 4 राइट आंसर। अगला प्रश्न और लास्टवा प्रश्न है, क्योंकि आपका जो जीके जी है सब 50 अंक का होता है, तो मैं आपका आखिरी प्रश्न है इसमें, तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला है, वो है आपकी एंडीज। कौन सी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज। तो आपका ये पहाड़ से रिलेटेड क्वेश्चन था, पर्वत से। तो आपका जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। इसके अलावा आपको कुछ डाउट लगा हो तो आप पूछ लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।